हेलो एवरीबॉडी। आज अपन बात करेंगे आयनिक क्रिस्टलों में दोष की। आपके पास में आयनिक क्रिस्टल है और उस आयनिक क्रिस्टल में दोष कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। कितने डिफेक्ट्स हैं तो अपन कहेंगे सबसे पहला डिफेक्ट आपका है वो इधर है स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्री दोष। और दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। और नंबर थर्ड जो है वो है अशुद्धि दोष। तीनों को अपन एक विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन से ये दोष होते हैं। सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखो, स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद में बैलेंस रहे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। तो यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो कह नहीं सकते, तो अपन कहेंगे कि क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद में जो आयन है, आयनिक क्रिस्टल में जो अविविकर्ण आयन है, उन आयनों का अनुपात जो है वो बराबर बना रहे, उतना ही बना रहे। यानी कि उनके आयनों का अनुपात उनके मूलानुपाती सूत्र के अनुसार हो, यूँ भी कह सकते हैं। जैसे आपके पास में यूँ कह दो कि कोई धनायन है, जैसे एक धनायन है और एक ऋणायन है। जैसे धनायन की संख्या 10 है और ऋणायन की संख्या भी 10 है उस क्रिस्टल में, मान लिए एक बार के लिए। और इसमें से कोई धनायन बाहर चला जाए, तो धनायन बाहर चला गया और ऋणायन भी बाहर चला जाए, तो अपन कहेंगे कि धनायन अब कितने हो गए 9 और ऋणायन भी कितने हो गए 9। तो इन दोनों का रेशियो पहले भी 10 है, तो यहाँ पे 1:1 और अब कितना है 1:1। यानी कि आप कह सकते हो धनायन और ऋणायन का अनुपात, एक धनायन बाहर चला गया एक ऋणायन भी बाहर चला गया, या धनायन जालक स्थल में चला जाए तो है तो संख्या उतनी, मतलब धनायनों की संख्या जरूर बदल जाए कि जैसे कि 10 10 10 और 10 धनायन है और ये 9 और 9 हो जाए, तो धनायन और ऋणायनों की संख्या कम जरूर होगी, लेकिन अनुपात अभी भी देखो 1:1 है। इसी का जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी 1:1 है। तो कहने का मतलब है कि अब आयनों की संख्या कम हो गई। इसका मतलब वो जालक स्थल को छोड़ के चले गए। इसका मतलब क्या हुआ कि धनायन और ऋणायनों की संख्या बदल गई। संख्या बदलने की वजह से, जालक स्थल के छोड़ जाने की वजह से दोष तो उत्पन्न हो गया, लेकिन धनायन और ऋणायन का अनुपात अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था। तो इस प्रकार का दोष जो होता है जिसमें धनायन और ऋणायनों का अनुपात जो होता है वो दोष उत्पन्न होने से पहले और दोष उत्पन्न होने के बाद में कोई परिवर्तित ना हो, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। लेकिन संख्या बदल सकती है, ये ध्यान रखना। दूसरा ये कह सकते हो, एक तरीके से इसको और डिफाइन कर सकते हो कि इसका धनायन और ऋणायनों की जो संख्या है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार हो। मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है, एक बेसिक अनुपात बताता है कि धनायन का अनुपात इतना है, ऋणायन का अनुपात उतना है। ठीक, तो कहने का मतलब बात तो वही है ना, का अनुपात जो होगा वो बदलेगा नहीं, मूलानुपाती सूत्र के अनुसार हो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि धनायन और ऋणायन का अनुपात बदले नहीं। तो ऐसा दोष जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बदले नहीं, मूलानुपाती सूत्र के अनुसार ही रहे, तो ऐसा दोष क्या कहलाता है, स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष की क्या कहेंगे, तो अपन कहेंगे एक ऐसा दोष जो उत्पन्न होने पर धनायन और ऋणायनों का अनुपात उगचुक हो जाए, मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं रहे, मतलब जितना अनुपात था धनायन और ऋणायन का उतना नहीं रहे, चेंज हो जाए, तो फिर उस दोष को क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष कहेंगे। और तीसरा आता है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष में हम क्या करेंगे, आपके पास में एक क्रिस्टल होगा जो कि आयनिक क्रिस्टल है और वो शुद्ध होगा, यानी उसमें एक प्रकार का धनायन और एक प्रकार का ऋणायन होगा, यानी कि उस आयनिक यौगिक में जो जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो होंगे। लेकिन आप उस आयनिक यौगिक में क्या करोगे, दूसरे आयनिक यौगिक की अशुद्धि मिला दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, उस क्रिस्टल में अशुद्धियां आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रकार के जो दोष, उसकी वजह से जो दोष उत्पन्न होगा, जो त्रुटि उत्पन्न होगी, उसे हम क्या बोल देंगे, अशुद्धि दोष कह देंगे। तो ये 3 प्रकार के दोष है। अपन सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक दोष के बारे में अगर बात करें तो अपन कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो होता है ये खुद आगे 2 प्रकार का है। एक तो आपका है फ्रेंकल दोष और एक है आपका नंबर 2 शॉटकी दोष। तो आपसे कोई कहे स्टोइकियोमेट्रिक दोष को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 पार्ट में, एक फ्रेंकल दोष और एक शॉटकी दोष। फ्रेंकल जो था एक रशियन साइंटिस्ट था,
1926 में इसने इस प्रकार के दोष के बारे में ऑब्जर्व किया आयनिक क्रिस्टलों में। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास में ये धनायन है जो कि ऋणायन से जुड़ा हुआ है, ऋणायन किससे जुड़ा हुआ है, धनायन से जुड़ा हुआ है, ये ऋणायन से जुड़ा हुआ है। ऐसा एक क्रिस्टल है आपके पास में जिसमें खूब सारे धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। देखो धनायन ऋणायन से और ऋणायन किससे जुड़ा हुआ है, धनायन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार का ये क्रिस्टल यौगिक है आपके पास में। देखो ऐसे, ये इधर भी जुड़ा हुआ है ऐसे, ये मतलब एक जाल बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एक आयनिक यौगिक हुआ जिसमें धनायन और ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, ये अपने जालक बिंदुओं में स्थित है। इस क्रिस्टल जालक संरचना की 2D परत बनाई है मैंने। तो इसमें आप देख रहे हो कि धनायन और ऋणायन की एक निश्चित व्यवस्था है, सारे व्यवस्थित हो रखे हैं। लेकिन अगर ये कह दें कि हमें इसमें दोष उत्पन्न करना है, तो दोष उत्पन्न करने के लिए फ्रेंकल नाम के साइंटिस्ट ने 1926 में ये कहा था कि इस प्रकार के दोष में क्या होता है कि धनायन अपना जालक स्थल छोड़ करके इन अंतराकाशों में पहुंच जाता है। ये जो जगह देख रहे हो ना, इनको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी अवकाश। अंतराकाश भी बोल सकते हो या फिर बोल दो अंतराकाशी अवकाश, इंटरस्टिशियल वॉइड्स कहते हैं, अंतराकाशी अवकाश कहते हैं। इन अंतराकाशी अवकाशों में कौन आ जाए, धनायन आ जाए यहाँ से छोड़ करके जगह। तो देखो जब धनायन यहाँ से जगह छोड़ देगा तो इस जगह पे क्या हो जाएगी, रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी और यहाँ पे अंतराकाश में आ जाएगा एक आयन आ जाएगा। इसकी वजह से अब बताओ क्रिस्टल जालक संरचना में क्या धनायन और ऋणायनों की नियमितता बनी हुई है क्या? तो आप कहते हो कि धनायन और ऋणायनों की नियमितता नहीं बनी हुई है। नियमितता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंकल दोष बोलते हैं। तो फ्रेंकल दोष क्या होता है, जिसमें धनायन अपना जालक स्थल छोड़ करके अंतराकाशीय अवकाशों में चले जाते हैं, जिससे वहां पे एक रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है और अंतराकाशी दोष उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार के दोष में जो होगा वो, अब आपको मैं अगर बात कहूं कि कब होगा ये ऐसा तब होगा जब यहाँ पे एक कुछ ना कुछ अंतराकाश बने हुए होंगे, यानी पर्याप्त अंतराकाशी अवकाश इतने हो कि ये धनायन यहां से लुढ़क करके यहां आ सके। यहां से जब यहां आ सके तभी हो सकता है। और आपको एक बात बताऊं, ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब छोटा धनायन हो और बड़ा ऋणायन हो, छोटा धनायन हो बड़ा ऋणायन हो, और छोटा धनायन हो बड़ा ऋणायन हो, छोटा धनायन हो और बड़ा ऋणायन हो। तो जब ऐसा होता है तो ये पर्याप्त, देखो ये बीच में गैप बनेगा, धनायन और ऋणायन के बीच में एक पर्याप्त ये जगह बनेगी, अंतराकाशी अवकाश बनेगा, इसलिए ये धनायन यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो आपसे कोई पूछे किस प्रकार के क्रिस्टल में फ्रेंकल दोष उत्पन्न होता है, तो आपको क्या कहना है कि जिनमें धनायन का आकार छोटा, ऋणायन का आकार बड़ा हो, तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्याप्त अंतराकाशीय अवकाश होते हैं और उनमें ये आयन आसानी से चले जाते हैं और ये दोष उत्पन्न हो जाता है। और दूसरी बात क्या होगा कि इस प्रकार के यौगिक में जो समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या का मतलब एक आयन कितने आयनों से घिरा हुआ होता है, वो कम होगी। समन्वय संख्या कम होने वाले यौगिकों में जो है इस प्रकार का दोष उत्पन्न पाया जाता है। ये एक आपको फ्रेंकल दोष में दो बातें ध्यान में रखनी है। जैसे अपन कहेंगे किस में धनायन और ऋणायन का आकार में ज़्यादा अंतर होता है, तो आप कहते हो जैसे आपका हो गया ये AgBr हो गया, AgI हो गया, और इसके अलावा AgCl हो गया, इसके अलावा ZnS हो गया। ये कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनमें Ag हो गए, Zn हो गए, ये Ag प्लस और Zn+2 आयन है जो धनायन है। ये धनायन क्या होते हैं, इन Br और आयोडाइड और क्लोराइड आयनों और सल्फाइड आयनों की तुलना में इनका आकार छोटा होता है, क्योंकि ये D ब्लॉक के तत्व हैं और D ब्लॉक के तत्वों का आकार जो होता है वो सामान्य धनायन वाले धनायनिक धातुएं जैसे क्षार धातुएं, क्षार मृदा धातुएं, उनसे भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनका आकार छोटा और ऋणायनों का आकार इनमें बड़ा है, इसलिए AgBr, AgI और AgCl, ZnS जैसे आयनिक यौगिकों में जो दोष पाया जाएगा वो फ्रेंकल दोष पाया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका शॉर्टकी दोष। देखो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में मैं आपको इसी में समझा देता हूं कि शॉर्टकी दोष में आपके पास में ये एक जालक संरचना बनी हुई है जिसमें धनायन और ऋणायन आपस में व्यवस्थित हो रखे हैं, जैसे कि अभी व्यवस्थित हो रखे थे।
ठीक। अब शॉटकी दोष में क्या होता है कि सबसे पहले एक बात बताऊं, जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था शॉटकी। इसने 1930 में इस प्रकार के दोष को, डिफेक्ट को ऑब्जर्व किया था आयनिक क्रिस्टलों में। और इसने क्या बात बताई, इसने कहा कि इस प्रकार के दोष में धनायन जालक स्थल में नहीं जाता है, धनायन अपने जालक स्थल को छोड़ करके बाहर चला जाता है, और इसके साथ साथ ऋणायन भी बाहर चला जाता है। देखो दोनों चले गए, तो धनायन भी चला जाएगा, ऋणायन भी चला जाएगा, दोनों चले जाएंगे, और दोनों की जगह एक धनायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी और एक ऋणायनिक रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। धनायनिक रिक्तिका का मतलब जहां धनायन स्थित होता है वो जगह, ऋणायनिक रिक्तिका का मतलब जहां पे ऋणायन स्थित होता है वो जगह। तो दोनों दो रिक्तिकाएं बन जाएगी, धनायनिक रिक्तिका भी बन जाएगी और ऋणायनिक रिक्तिका भी बन जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, क्या क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के अनुपात में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? आप कह दोगे सर जैसे मान लीजिए पहले धनायन 20 थे और ऋणायन भी 20 थे, लेकिन एक एक निकल गए, तो अभी भी उतने ही संख्या जरूर कम होगी, एक धनायन चला गया एक ऋणायन चला गया, अनुपात अभी भी उतना ही बना हुआ जितना पहले था। तो अपन कहेंगे अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब जब अनुपात में कोई परिवर्तन ना हो तो उस दोष को हम कौन सी कैटेगरी में मानते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक दोष में। जब धनायन और ऋणायनों का अनुपात नहीं बदले तो उस दोष को हम क्या बोलते हैं? स्टोइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं। अच्छा, फ्रेंकल में क्या हुआ था? ऋणायन तो यही था, लेकिन क्या हुआ, धनायन अपने जालक स्थल में आ गया था। धनायन के जालक स्थल में पहुंचने की वजह से क्या हो गया था कि यहां पे भी धनायन और ऋणायन बाहर नहीं गए थे, संख्या भी कम नहीं हुई थी, तो अनुपात नहीं बदला था। तो अपन कहेंगे इस प्रकार के दोष में क्या होगा कि धनायन यहां जालक स्थल में आता है, किसमें? फ्रेंकल में, तो वैसे अनुपात नहीं बदलता है। और इसमें क्या होता है, एक धनायन जाता है तो साथ में एक ही ऋणायन चला जाता है, तो वैसे जालक स्थल में नहीं पहुंच पाते हैं। अब आप कहोगे कि सर जालक स्थल को छोड़ करके क्यों गए, ये यहां अंतराकाशी में क्यों नहीं पहुंचे? तो मैं कहूं कि इनमें धनायन और ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होता है, इसलिए ये अवकाश इतने पर्याप्त नहीं बन पाते हैं कि ये धनायन इसके अंदर लुढ़क जाए। जैसे कौन कौन से ऐसे यौगिक है, जैसे अन्य Cl है, जैसे KCl है, और इसके अलावा KBr है। इस प्रकार के आयनिक यौगिकों में जो प्रबल आयनिक यौगिक होते हैं, इनमें जो है दोष कौन सा पाया जाता है? शॉटकी दोष पाया जाता है। ऐसे में धनायन और ऋणायन का आकार जो होता है वो लगभग समान होता है। इस प्रकार के यौगिकों में ये दोष पाया जाता है। एक तो बात ये हुई। इसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी समन्वय संख्या जो होगी वो उच्च होगी। समन्वय संख्या उच्च होने के कारण जो होगा वो अपन कहेंगे धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन। एक धनायन कई सारे ऋणायन से घिरा होगा, एक ऋणायन कई सारे धनायनों से घिरा हुआ होगा, तो इसलिए हम कहेंगे उसकी समन्वय संख्या जो होती है वो उच्च होती है। अब 10 की पावर अन्य Cl के आयनिक ठोस में 10 की पावर 6 शॉटकी युग्ल प्रति सेमी क्यूब पाए जाते हैं। मतलब अन्य Cl के 10 की पावर 6 शॉटकी युग्ल प्रति सेंटीमीटर क्यूब में पाए जाते हैं। मतलब एक सेमी क्यूब आयतन में 10 की पावर 6 शॉटकी पेयर दोष पाए जाते हैं। और आपको बताऊं, एक सेमी क्यूब में लगभग 10 की पावर 22 आयन होते हैं। तो देखो, अन्य Cl के 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10 की पावर 6 शॉटकी दोष पाए जाते हैं, युग्ल पेयर, शॉटकी पेयर पाए जाते हैं। मतलब एक धनायन और एक ऋणायन निकल के चला जाता है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन होता है ना, उसमें लगभग 10 की पावर 22 आयन होते हैं। इस प्रकार से आप कह सकते हो कि 10 की पावर 16 आयनों में 10 की पावर 16 आयनों में लगभग 1 शॉटकी दोष पाया जाता है। लगभग कितना? 1 शॉटकी दोष पाया जाता है। 10 की पावर 16 आयनों में 1 शॉटकी दोष पाया जाता है। इसके अलावा एक बात और शॉटकी दोष में याद रखनी है, वो ये रखनी है, ये एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है AgBr। AgBr एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। शॉटकी दोष भी पाया जाता है और फ्रेंकल दोष भी पाया जाता है। तो ये कई बार ऐसे पूछा हुआ है कि AgBr में कौन सा दोष पाया जाता है, तो आपको कहना है कि AgBr में फ्रेंकल और शॉटकी दोनों प्रकार का दोष पाया जाता है। तो ये तो थे आपके पास में 9 स्टोइक्योमेट्रिक दोष, जिसमें समन्वय संख्या को जिसमें धनायन और ऋणायनों का अनुपात क्या रहता है? मूलानुपाती सूत्र के समान ही बना रहता है दोष उत्पन्न होने पर।
तो इस प्रकार के दोष को स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। और ये दो प्रकार का, फ्रेंकल और शॉर्टकी। फ्रेंकल जो है, फ्रेंकल साइंटिस्ट ने 1926 में दिया, रशियन साइंटिस्ट था, और ये जर्मन साइंटिस्ट था, इसने 1930 में दिया था। इसमें तो क्या होता है, फ्रेंकल दोष में धनायन जालक स्थल को छोड़ करके अंतराकाशों में चले जाते हैं, यानी यहां से उठ करके यहां आ जाएंगे। और शॉर्टकी में क्या होगा, शॉर्ट लगेगा दोनों को, धनायन को भी और ऋणायन को भी, अपने जगह छोड़ के बाहर चले जाएंगे। तो इस प्रकार के दोष को शॉर्टकी दोष कह देते हैं, ये ध्यान में रखना है। फिर अपन कहेंगे कि इसमें जो है दोनों में अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ा, धनायन और ऋणायनों के अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं। आर यू गेटिंग दिस गाइस? आई होप आपको स्टोइकियोमेट्रिक दोष समझ में आया होगा। क्लियर? अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष के बारे में। देखो, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष की डेफिनेशन आपको बता रखी है मैंने, कि जब दोष उत्पन्न हो जाए तो धनायन और ऋणायनों का अनुपात जो है वो मूलानुपाती सूत्र के अनुसार नहीं रहता, मतलब धनायन और ऋणायनों का अनुपात चेंज हो जाता है। तो ऐसा दोष जो होता है वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष कहलाता है। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष जो है उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष को फिर फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, ऋणायन रिक्तिका और अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशी स्थल में आना। ऐसे ही धातु न्यूनता दोष को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। इन सब को अपन अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु आधिक्य दोष। तो होगा क्या, इस प्रकार के दोष, इस प्रकार के नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष में जब दोष उत्पन्न हो जाएगा तो धातु आयनों की संख्या बढ़ जाएगी। अब आप बताओ, कोई भी आयनिक यौगिक है, जैसे मान लीजिए NaCl ही मान लो एक एग्जाम्पल के लिए, जिसमें Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। आप बताओ, धातु जो होगा वो धनायन होता है और अधातु परमाणु जो होता है वो ऋणायन होता है। यहाँ धातु का आधिक्य है, इस धातु का आधिक्य, इसका मतलब किसके आधिक्य है, धनायन का आधिक्य है। क्लियर है? तो धनायन का आधिक्य हो जाएगा ऋणायन की तुलना में, तो धनायन और ऋणायन का अनुपात चेंज हो जाएगा। धनायन और ऋणायन का अनुपात चेंज होते ही हम बोल देंगे ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष है। तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न दो तरीके से हो सकता है, ऋणायन रिक्तिका से और अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थल में आने से। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक क्रिस्टल है जिसमें एक A+ धनायन है जो B- ऋणायन से जुड़ा हुआ है और B- A+ धनायन से जुड़ा हुआ है, और A+ जो है वो B- ऋणायन से, और ये A+ धनायन से, और ये B- ऋणायन से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से कोई ये क्रिस्टल है। देखो, ये क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसे आप बना सकते हो। ये एक क्रिस्टल जालक बन गया, किसका, आयनिक यौगिक का, जिसमें धनायन और ऋणायन आपस में जुड़े हुए हैं। अब होगा क्या कि हमें पता, अभी तो ये क्रिस्टल में कोई दोष है नहीं, अब हमें करना धातु का आधिक्य, धातु की संख्या बढ़ानी है। अच्छा, धातु कहते किसको है, जो जिस पर धनावेश हो, यानी धनायन की संख्या को हमें बढ़ाना है, धनायन के अनुपात को बढ़ाना है। और धनायन के अनुपात को बढ़ाने का पहला तरीका है ऋणायन रिक्तिका से। ऋणायन कहाँ है, ये राज्य से ऋणायन, और इस ऋणायन को आप क्या करो, यहाँ से बाहर निकाल दो। अब देखो, ये यहाँ से बाहर निकाल दो, ये ऋणायन बाहर आ गया, ये बाहर चला जाए, तो जहां ऋणायन था वहां पे रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया, इसलिए ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई। अब जब ये ऋणायन बाहर चला जाएगा तो अब बताओ, धनायन और ऋणायन में से ज्यादा कौन है, ऋणायन के बाहर जाने से धनायन ज्यादा हो गया ऑटोमेटिकली। तो धातु का क्या हो गया, धनायन ज्यादा हो गया, धनायन क्या है, धातु है, और धातु का क्या हो गया, आधिक्य हो गया, इसलिए ये धातु आधिक्य दोष हो गया। कैसे उत्पन्न किया, एक ऋणायन को बाहर निकाल दिया तो पीछे बचे हुए धनायन जो कि धातु है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, ज्यादा हो गए, और ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होकर के ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। अब एक बात बताऊं आपको कि जब जैसे B- चला गया बाहर, तो भाई B- चले जाने के कारण आवेश असंतुलित नहीं होना चाहिए, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ करके बाहर चला जाएगा, ताकि क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनी रहे, मतलब आवेश बिल्कुल बैलेंस रहे, आवेश चेंज नहीं हो। तो इसलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को वहीं छोड़ देगा। इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि आपके पास में, मान लीजिए आपने ऐसे पढ़ रखा है कि आपके पास में NaCl की जालक संरचना पढ़ी है आपने, 11th में पढ़ते हो, इस तरह से बनाते हो NaCl की जालक संरचना, जिसमें यूँ एक जालक सा अपन ने बनाया था एक तरीके से। ये मैंने पिछले वाली क्लास में भी बताया आपको। ये NaCl की एक जालक संरचना है जिसमें Cl- यहाँ होते हैं और यहाँ Na+, Cl- और ये NaCl+, ये अलग अलग इन स्थितियों पे Na+ और Cl- पाए जाते हैं। ऐसे ठोस NaCl को
ठोस NaCl की इस जालक को आप क्या करो, सोडियम की वातावरण में गर्म करो, सोडियम धातु, समझना बात को। NaCl के जालक संरचना को, ठोस NaCl को अन्य सोडियम की वाष्प में गर्म करो। मतलब ये एक NaCl का क्रिस्टल है, इस NaCl के क्रिस्टल में Na+ और Cl- आयन इन जालक स्थल में, ये जालक बिंदुओं में पाए जाते हैं, यहाँ इनमें स्थित है। इसको आपने क्या किया, ठोस NaCl को सोडियम की वाष्प में गर्म किया। जैसे ही आप सोडियम की वाष्प में गर्म करते हो ना, तो आप क्या देखते हो कि ये सोडियम परमाणु यहाँ इस सतह पर आकर के चिपक जाते हैं, इसके जालक की सतह पर आकर के चिपक जाते हैं। तो जैसे ही जालक की सतह पर सोडियम परमाणु आकर के चिपक जाएंगे, तो यहां से कोई भी एक Cl- आयन क्या करेगा, यहां जैसे Cl- है, वो क्या करेगा, इस अपनी जगह को छोड़ करके बाहर आ जाएगा सतह पर। समझ रहे हो क्या बात को? मतलब क्या हुआ, आपके पास में ये एक, मैं सिंपल एक यूनिट ले लेता हूँ, ये यहाँ पे Cl है और यहाँ पे अन्य है, और ये Cl है और ये अन्य है, ये Cl है और ये अन्य है, ऐसे मान लीजिए। आप कह दो कि सर इसको किसके वातावरण में गर्म किया है, सोडियम वाष्प के वातावरण में, जिससे क्या हुआ है, तो आप कह दो कि सर सोडियम का एक परमाणु यहाँ चिपक गया। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, तो आप कह दो कि Cl ने क्या किया, इस सोडियम को देख करके जी ललचाए, रहा ना जाए। ये Cl परमाणु क्या करेगा, यहाँ Cl- अपना इलेक्ट्रॉन तो यहीं छोड़ देगा, लेकिन खुद Cl उदासीन आकर के यहाँ से इसके साथ में एक अन्य Cl का अणु बना लेगा। वाह, क्या हुआ, Cl ने, ये सोडियम के परमाणु ने इस सतह पे चिपक गया, जालक के सतह पे चिपक गया, अन्य Cl के जालक की सतह पे चिपक गया। इसको देख करके किसी जालक स्थल में पाया जाने वाला Cl- इलेक्ट्रॉन को तो कहता है, तू तो यहीं रुक, मुझे बाहर जाने दे। बोले क्यों? अरे बोले सतह के ऊपर एक सोडियम परमाणु चिपक रखा है, मैंने उसके साथ में जुड़ करके अन्य Cl बनाना है। तो ये क्या करेगा, बाहर आकर के अन्य Cl बना लेगा, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन वहीं छोड़ देगा। तो देखो, यूं नहीं हो रहा क्या कि ऋणायन बाहर चला गया हो, क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया हो, ऋणायन के बाहर जाने से ऑटोमेटिकली जालक के अंदर धनायन ज्यादा हो गए, यानी अन्य+ ज्यादा हो गए, तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो गया। यहां पर क्या हुआ कि ऋणायन बाहर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, Cl बाहर जा रहा है, Cl और अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ रहा है, तो ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई। यहां भी तो देखो ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई, और इलेक्ट्रॉन अपना वहीं छोड़ा ताकि क्रिस्टल पूरा उदासीन बना रहे। यहां पे भी क्या हो रहा है, ठोस NaCl में, अन्य Cl के जालक में से इस बाहर अन्य को दे करके Cl- का Cl परमाणु, उदासीन परमाणु बाहर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ जाता है, जिससे ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई। इस प्रकार के ठोस, इस प्रकार के अन्य Cl में उत्पन्न इस दोष को क्या बोलोगे, ऋणायन रिक्तिका से उत्पन्न होने वाला धातु आधिक्य दोष। धातु की आधिक्य खुद ही हो गया, क्योंकि Cl बाहर चला गया तो पीछे बचे हुए अन्य+ परमाणु ज्यादा हो गए, और धातुओं की, अन्य+ क्या है, धातु है, और धातुओं की संख्या बढ़ गई, धातु आधिक्य दोष हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये टिकाव नहीं लेता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर और उच्चतम ऊर्जा स्तर में ऐसे संक्रमण करता रहता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना, तो वो क्या करता है, दृश्य प्रकाश से कुछ ऊर्जा अवशोषित करता है, और ऊर्जा अवशोषित करके यहां से इस निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, पर प्राय घर में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, उच्च ऊर्जा स्तर में ज्यादा देर तक रह नहीं पाता, वापस क्या करता है, अपने ही ऊर्जा स्तर में आता है। लेकिन अपने ही ऊर्जा स्तर में जब आता है तो वापस ऊर्जा इसको छोड़नी पड़ती है, और जब ये छोड़ता है तो दृश्य प्रकाश की किरणें छोड़ेगा, और दृश्य प्रकाश की किरणें छोड़ने के कारण जब आप यहां से आंख निकाल के इसको देखोगे तो आपको ये पीला रंग का दिखाई देगा। इसलिए ठोस NaCl जो है वो आपको पीला रंग का, काफी दिनों के बाद पड़ा रहने से पीला रंग का दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन के क्या किया, अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, जाने के लिए दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित की, लेकिन ज्यादा देर तक यहां टिकाव लेगा नहीं, वापस उससे कहां आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, वापस प्रकाश को छोड़ना पड़ेगा। जैसे दृश्य प्रकाश किरणें छोड़ेगा तो आपको ये पीले रंग का दिखाई देगा। रंग किसके कारण उत्पन्न हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। जर्मन शब्द है एक, फोरबेनजेंटर, क्या नाम है, फोरबेनजेंटर। इस फोरबेनजेंटर का मतलब ये होता है रंग उत्पन्न करने वाला
इस जर्मन शब्द का मतलब है रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र। फोरबेंजेंटर इसका नाम है, रंग उत्पन्न करने वाला। इसलिए इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इसके फर्स्ट लेटर एफ से डिनोट करके इसको एफ केंद्र कहते हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछते हैं एफ केंद्र क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि ठोस जालक अन्य सीएल में जहां पे इलेक्ट्रॉन बच गया ना सीएल के बाहर निकलने से, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा स्तरों में संक्रमण करता। संक्रमण बोलते हैं आने जाने को। अब निम्न से उच्च में, उच्च से निम्न में, उच्च से निम्न से, निम्न से उच्च में, उच्च से निम्न में। तो इस दौरान क्या करेगा, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करेगा और उत्सर्जित करेगा। उसकी वजह से हमें ये रंगीन दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। इसलिए इसको रंग वाला केंद्र फोरबेंजेंटर सेंटर कहते हैं, यानी एफ केंद्र कहते हैं। फर्स्ट लेटर से लिया गया एफ केंद्र कहते हैं। ये आपको बोलना होता है। बात समझ में आई? तो ये तो है ऋणायन रिक्तिका उत्पन्न होकर के इस प्रकार का दोष उत्पन्न हो जाना। अब अपन बात करते हैं इसके बाद में अतिरिक्त धनायन का अंतराकाशीय स्थल में एक आयनिक यौगिक है। इसको पढ़ने के लिए अपन कहेंगे कि इसमें क्या है, धनायन ऋणायन व्यवस्थित है। वापस से मैंने इसको समझाने के लिए इसी डायग्राम को यूज किया है, आप अलग बना सकते हैं। ये क्या करेगा, धनायन और ऋणायन व्यवस्थित है। अब होगा क्या कि इसमें अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थल में आ जाएंगे। मतलब देखो ये ए प्लस धनायन है, ये इन अंतराकाशीय स्थल में आ जाए। देखो एक्स्ट्रा धनायन आ गया बाहर से, और एक्स्ट्रा धनायन आने से क्या हो गया, धातु, धनायन धातु होती है और धातु का आधिक्य उत्पन्न हो गया। तो अतिरिक्त धनायन कहाँ आ जाए, इन स्थलों में आ जाए। इनको क्या बोलते हैं, अंतराकाशीय स्थल बोलते हैं। इन अंतराकाशीय स्थल में आ जाए तो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो जाता है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे धनायन अंदर आया है तो धनावेश बढ़ जाएगा, जबकि हमें यह ध्यान रखना है, हमें आवेश को संतुलित रखना है। तो जैसे धनायन अंदर आया ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को भी प्रवेश करवाना है, तो इलेक्ट्रॉन भी इन अंतराकाशीय स्थल में आ जाएंगे, ताकि जितना धनायन बढ़ा है उतना ही ऋणावेश बढ़ जाए, धनावेश बढ़ा जितना उतना ही ऋणावेश बढ़ जाए। क्लियर है बात? तो इस प्रकार के दोष को भी धातु आधिक्य दोष कह देते हैं। समझ रहे हो बात को कैसे? अतिरिक्त धनायन बाहर से आ गया तो धातु आधिक्य हो गया। अब धनायन आया तो धनावेश लेके आया है, तो ऋणायन तो बेचारे उतने ही है, लेकिन धनायन बाहर से आ जाने के कारण आवेश लेके आया है, तो फिर धनावेश बढ़ गया। तो उसी दौरान इलेक्ट्रॉन को भी हमें योग करवा देना है, जोड़ देना है, ताकि आवेश संतुलित रह जाए। क्लियर? इस प्रकार के दोष को भी धातु आधिक्य दोष कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे अभी अपन बात करें कि जैसे ZnO एक यौगिक है, ये संक्रमण धातु का ऑक्साइड है, आयनिक यौगिक है। ठीक, ये क्या करेगा, Zn+2 में टूटेगा और ऑक्सीजन उदासीन होगी, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही मान लीजिए इस प्रकार के ठोस में ऑक्सीजन अगर बाहर जाए, तो Zn+2 आयन क्या करेंगे, ये अंतराकाशीय स्थलों में पहुंच जाएंगे। साथ ही साथ में कौन पहुंच जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, Zn+2 आयनों का अंतराकाशीय स्थलों में पहुंचने की वजह से ZnO के जालक में धनायन का आधिक्य हो जाएगा। यानी ZnO में ZnO ये तो जुड़े हुए हैं, लेकिन उस अंतराकाशीय स्थल में एक ZnO पेयर में से एक ऑक्सीजन बाहर जाएगा और एक Zn+2 अंतराकाशीय स्थलों में पहुंच जाएंगे, और साथ ही साथ क्या इलेक्ट्रॉन लेकर के, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के पहुंच जाएंगे। तो क्या होगा, अतिरिक्त धनायन का प्रवेश हो जाएगा। अब अपन कहेंगे इस प्रकार का दोष ये है। तो हमने 2 प्रकार के दोष पढ़ लिए, धातु आधिक्य दोष और अतिरिक्त धनायन अंतराकाशीय स्थल में आने वाला दोष। अच्छा, एक इसमें ये ध्यान रखना, अभी अन्य सीएल वाले में पढ़ा था अपन ने कि अन्य सीएल इसका एक उदाहरण है। अन्य सीएल का पीला रंग दिखाई देता है। ऐसे ही जो है आपका LiCl है, वो भी पीला रंग इसी के कारण दिखाई देता है। इसी तरह से इसका एक एग्जाम्पल और है KBr, उसमें उसका बैंगनी रंग दिखाई देता है, वो भी F केंद्र के कारण ही दिखाई देता है। तो ये एग्जाम्पल है, ये इनके बारे में अपन बात कर सकते हैं। अब देखो दूसरा है नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष है, वो धातु न्यूनता दोष है। इसका मतलब क्या होता है कि जब दोष उत्पन्न हो जाएगा तो धातु की न्यूनता हो जाएगी, धातु की कमी हो जाएगी, और ऋणायन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होगा वो बैलेंस नहीं रहेगा। वो बैलेंस नहीं रहेगा तो आप कह दोगे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष हो जाएगा। अच्छा, धातु कहते किसको है, धनायन को बोलते हैं आयनिक यौगिक में। तो धनायन है वो धातु है, और धातु की क्या होनी है, कमी। अब उसकी कमी एक तरीका तो यह है कि धनायन रिक्तिका से हो जाए। धनायन रिक्तिका से कैसे हो जाए, तो अपन कहेंगे जैसे मान लीजिए आपके पास में ये कोई जालक है, A+ B- से जुड़ा हुआ है, और ये A+ से जुड़ा हुआ है, यहाँ B- है
और ये A प्लस है और ये B माइनस है और ये A प्लस है और ये B माइनस है और ये A प्लस है। ये कोई आपके पास में एक जालक है। क्लियर? ये जालक बना हुआ है। आप इसको आगे से आगे तक लिख सकते हो, ये आपकी श्रद्धा है। 3 4 5 तक, ये नीचे भी ऊपर तक लंबा चौड़ा चाहो जितना बना सकते हो। धनायन की रिक्तिका उत्पन्न करनी है। देखो धनायन ये रहा। इस धनायन की रिक्तिका को कहने का मतलब यहाँ से धनायन है, कोई भी धनायन ले सकते हो। मैं ये ले लेता हूँ। यहाँ वाला धनायन क्या करे, यहाँ वाला धनायन बाहर चला जाए, आउटसाइड। ये लो, धनायन बाहर चला गया। अब धनायन के बाहर जाने से जहां धनायन था वहां एक रिक्त स्थान उत्पन्न हो गया, इसलिए हम इसे क्या बोल देंगे, धनायन रिक्तिका। ये धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई, जिससे बताओ धातुएं यानी धनायन, धातु होती है धनायन कोई, उनकी संख्या घटी या बढ़ गई? कम हो गई ना, कम हो गई ना, क्योंकि धनायन तो बाहर चला गया। बाहर चला गया तो धनायनों की संख्या कम हो गई, तो धातु की क्या हो जाएगी, न्यूनता। धातु की न्यूनता कैसे उत्पन्न की, धनायन को बाहर भेज के। धनायन को बाहर भेजने से उसकी जगह क्या उत्पन्न हो गया, रिक्त स्थान। इसलिए हमने क्या कह दिया, धनायन रिक्तिका। बात को समझ रहे हो ना? हाँ, धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो गई। अब एक बात बताओ, जैसे धनावेश बाहर गया है तो आवेश भी लेके गया है। धनायन बाहर गया है तो आवेश भी लेकर बाहर गया है। आवेश के बाहर ले जाने की वजह से बताओ स्वतः ही ऋणावेश बढ़ गया। और आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि आवेश को संतुलित रखना है। आवेश को संतुलित कैसे रखें, तो क्या करता है, पीछे वाले धनायन कहते हैं भाई तू जा रहा है क्या, जा, कोई बात नहीं है, तू जा, लेकिन तेरा जो आवेश है उसको हम बैलेंस करने के लिए हम हमारा आवेश बढ़ा लेंगे ताकि आवेश का संतुलन बना रहे। देखो ये क्या किया, बाहर A प्लस के जाने से किसी एक धनायन ने अपने आवेश को बढ़ा लिया, +2 हो गया वो, ताकि क्या हो जाए, जितना धनायन बाहर आवेश लेके गया है उतना कोई एक परमाणु, एक धनायन अपना आवेश बढ़ा लेगा, ताकि जो ऋणावेश बढ़ा है इसके बाहर जाने से वो ऋणावेश बढ़े नहीं। वाह, बड़ा कमाल हुआ है। क्या हुआ कि धनायन के बाहर जाने से पीछे बचे हुए धनायन ने अपने आवेश को बढ़ा लिया ताकि आवेश संतुलित रहे। अच्छा, इसका मतलब धनायन में वो क्षमता होनी चाहिए कि वो अपना आवेश बढ़ा सके, ऐसा धनायन होना चाहिए। तो अपन कहेंगे वो धातुएं जिनकी परिवर्तनशील संयोजकताएं होती है, और वो होती है आपके संक्रमण धातुएं। संक्रमण धातु में ये क्षमता होती है कि वो एक से अधिक प्रकार की संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकते हैं। जैसे परिवर्तनशील संयोजकता दर्शा सकते हैं, तभी तो जैसे आवेश धनावेश कम होने लगा इन्होंने अपनी संयोजकता ऑक्सीकरण अवस्था परिवर्तित कर ली। तो ये उन क्रिस्टलों में पाया जाता है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनके धनायनों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का गुण पाया जाता है, ताकि ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा करके आवेश को संतुलित कर ले। बोलो, बात समझ में आई? क्लियर है? कोई दिक्कत है? इतना अपन ये कह सकते हैं। अब देखो एक और तरीका है, अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशी अवकाश में आना। इसको समझने के लिए मैं इसी डायग्राम को वापस से यूज कर लेता हूं। ये है A+, ये है एक जालक। अतिरिक्त ऋणायन बाहर से आ जाए, ये ऋणायन आ जाए, और ये ऋणायन अब यहां तो आएगा नहीं, कहां आएगा, इन अंतराकाशी अवकाशों में आएगा। ये ऋणायन बाहर से आ गया, तो ऋणायन बाहर से आते ही बताओ ज्यादा कौन है, ऋणायन ज्यादा हो गए। कम कौन हो गए तुलनात्मक रूप से, धनायन कम हो गए। धनायन के कम होने से हमने क्या कह दिया, धातु न्यूनता दोष हो गया। तो अतिरिक्त ऋणायन अगर बाहर से अंतराकाशी स्थलों में पहुंच जाए तो स्वतः ही धातु की क्या हो जाएगी, न्यूनता हो जाएगी, और इस प्रकार का दोष जो होगा वो अतिरिक्त ऋणायनिक दोष कहलाएगा। अब इन दोनों के एग्जाम्पल के बारे में अपन बात करते हैं। एक उदाहरण है, ये एक क्वेश्चन भी है एक तरीके से, और इसका एग्जाम्पल भी है कि FeS को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, है ना। मूर्ख लोग इसको FeS को देख करके सोने जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसको सोना समझ लेते हैं। इसलिए FeS को मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, मूर्खों का सोना क्यों कहते हैं, ये एक प्रश्न है FeS का। और ये इसका एक एग्जाम्पल भी है। देखो क्या है, मान लीजिए ये FeS में आप ये कह दो Fe+2 और S-2 आयन है, Fe+2 और S-2 आयन है। ये Fe+2 आयन, ये Fe+2 आयन और S-2 आयन, Fe+2 आयन, S-2 आयन, Fe+2 आयन, S-2 आयन, Fe+2 आयन, S-2 आयन, Fe+2 आयन, ऐसे जचे हुए हैं।
ठीक है, ये ड्रॉ नहीं करने होते कॉपी में, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि इसको मूर्खों को सोना क्यों कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ये यूज करते हुए। अब होगा क्या कि यहां पे आप कह दोगे कि 3 Fe+2 आयन, 1 2 और मान लो कोई 3 Fe+2 आयन, इनमें से क्या होंगे, ये Fe+2 आयन हमें पढ़नी है धनायन रिक्तिका। तो धनायन रिक्तिका इसका मतलब क्या करो आप कि भाई किसी एक धनायन को बाहर भेज दो। चलो मैं इस धनायन को बाहर भेज देता हूं, आपको कह दूं कि ये लो, ये एक Fe+2 आयन बाहर चला गया। तो देखो Fe+2 आयन के बाहर चले जाने से यहाँ पे जहाँ Fe था वहाँ पे एक धनायन की रिक्तिका उत्पन्न हो गई, और रिक्तिका उत्पन्न होते ही पीछे ऋणायन की संख्या बढ़ जाएगी, धनायन की कम हो जाएगी, धनायन रिक्तिका हो गई, धातु न्यूनता दोष हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, Fe+2 आयन एक बाहर चला गया, अब बाकी बचे हुए 2 Fe+2 आयन जो होंगे वो एक Fe+2 जाता है तो कितना आवेश लेके जाता है, +2 आवेश लेके जाता है। तो पीछे इस आवेश को संतुलित तो करने वाले कोई ना कोई होंगे ना भाई, +2 आवेश भी तो लेके गया है। चलो धनायन कण तो बाहर चला गया लेकिन आवेश भी तो ले गया। हमें पता है हमें आवेश को संतुलित रखना है, ये बात दिमाग में बिठा लेना। Fe+2 2 आवेश बाहर ले गया है तो पीछे कोई बचे हुए Fe+2 आयन कहेंगे भाई तू जा, तेरा आवेश हम संतुलित कर लेंगे। तो एक Fe+2 आयन ज्यादा से ज्यादा +3 में बदल सकता है। हमें 2 आवेश संतुलित करना है तो किन्हीं 2 परमाणु Fe के परमाणुओं को +3 में बदल देंगे। क्लियर? तो आप कहोगे जब जैसे ही एक Fe+2 आयन बाहर जाएगा, इस +2 आवेश को संतुलित करने के लिए कोई 2 Fe+2 के परमाणु +3 में बदल जाते हैं। अब आप क्या देखोगे कि क्रिस्टल में 2 प्रकार के Fe आयन हो गए, एक Fe+2 प्रकार के भी आयन हो गए और एक Fe+3 प्रकार के भी आयन होंगे। तो ये दोनों प्रकार के आयन अब इस जालक में मौजूद है, Fe+3 वाला भी है, Fe+2 वाला भी है। समझ रहे हो क्या? Fe+2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, Fe+3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। तो +2 आवेश वाला भी आयरन है, +3 वाला भी आयरन है, फेरस भी है और फेरिक आयन भी मौजूद है, दोनों प्रकार के आयन मौजूद हो गए। तो ये क्या करेंगे, ये पीछे एक गेम करेंगे। ये गेम ऐसे करेंगे कि +2 और +3 दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते रहेंगे। Fe+2 उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये +2 में बदल जाएगा, ये +3 में बदल जाएगा। फिर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये वापस +2 में बदल जाएगा, ये +3 में बदलता रहेगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन देते रहेंगे, ये इसको देगा तो खुद +3 हो जाएगा, ये +2 हो जाएंगे। फिर ये इसको देगा तो ये +2 हो जाएगा, ये Fe+3 हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन देते रहते हैं, लेते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण चलता रहता है। अरे क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण। और इलेक्ट्रॉन तो जब संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉनों का, यानी एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है, एक आयन से दूसरे आयन के पास में जब अंतर परिवर्तन होता है तो अभी मैंने बताया था रंग उत्पन्न होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की वजह से, 2 आयनों के बीच की वजह से एक रंग उत्पन्न होगा। वो रंग इस FeS एक यौगिक है, ये एक पदार्थ है, इस पदार्थ का अपना खुद का एक रंग है। हर पदार्थ का एक अपना एक रंग होता है। तो FeS का खुद का एक प्राकृतिक रंग है, प्राकृतिक रंग है। वो प्राकृतिक रंग और इस इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण की वजह से, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से दूसरी जगह जाने से जो रंग उत्पन्न होता है, संक्रमण से, दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषण उत्सर्जन करने से जो रंग उत्पन्न होता है, वो रंग और इसका प्राकृतिक रंग, ये दोनों रंग मिलकर के ये सोने जैसा दिखाई पड़ता है। इसलिए मूर्खों को इसको सोना कहते हैं, सोना नहीं है, सोने जैसा दिखाई पड़ता है इन दोनों रंगों के संयोग से। तो ये एक प्रकार का मूर्खों का सोना, इसलिए इसको मूर्खों का सोना कहते हैं। क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है आपको। अच्छा, अतिरिक्त ऋणायन का अंतराकाशीय अवकाशों में आना, अतिरिक्त ऋणायन का उदाहरण अपन कहेंगे ऐसे रेयर केस में ही पाया जाता है, क्योंकि ऋणायन को आप इन अवकाशों में ले जा रहे हो, बाहर से लाओगे, तो इसका उदाहरण अपन नहीं कर सकते ऐसे एग्जैक्ट ऐसे बता सकते। क्यों? क्योंकि ये जो दोष है वो रेयर केस में पाया जाता है, क्योंकि बाहर से कोई ऋणायन अंदर आना पॉसिबल नहीं हो सकता। ये एक रेयर चांस है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। बड़े आकार का ऋणायन इन छोटे स्थलों में प्रवेश नहीं कर पाता है। क्लियर है? तो इस प्रकार का दोष जो होता है वो विरले ही पाया जाता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है। ये ध्यान में रखना है। तो ये प्रकार के आपके जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष थे। अब बच गया कौन सा आपका? बिल्कुल अशुद्धि दोष।
थर्ड जो है वो दोष कौन सा है, अशुद्धि दोष। देखो स्टोइक्योमेट्रिक और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक दोष के अलावा इस दोष में क्या होगा कि किसी भी आयनिक यौगिक में दूसरे किसी आयनिक यौगिक को मिला देने से उसमें अशुद्धियाँ आ जाएगी, जिससे क्या होगा कुछ जालक स्थल में या अंतराकाशी स्थल में नए कोई अलग परमाणु आयन आ जाएंगे, जिसकी वजह से अशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी और ये दोष अशुद्धि दोष कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के बारे में एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास में एक अन्य Cl का जालक है, जैसे उसमें एक अन्य प्लस है, ये रहा जैसे अन्य प्लस, और एक Cl माइनस है, और एक ये अन्य प्लस आयन है, और एक इससे जुड़ा हुआ Cl, और Cl से जुड़ा हुआ अन्य प्लस से जुड़ा हुआ Cl माइनस आयन, और इनसे जुड़ा हुआ अन्य प्लस, और ये Cl, और ये अन्य प्लस आयन है, ये अन्य प्लस आयन है। ये क्या करेंगे, अन्य प्लस आयन क्या करेंगे कि ये इस तरह से एक जालक अन्य प्लस और Cl माइनस आयनों का एक जालक संरचना बनी हुई है। ये जालक संरचना बनी हुई है तो ये क्या करेंगे, इसमें आप SrCl2 की अशुद्धियाँ मिला दो। SrCl2 में कौन कौन से आयन मौजूद है, एक तो Sr+2 आयन है और एक Cl माइनस आयन है। तो देखो Cl माइनस तो कॉमन आयन है, तो ये तो क्या करेंगे, इसके Cl माइनस आयन तो इनके जालक स्थल को प्रभावित करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें भी Cl SrCl2 में और अन्य Cl में भी Cl आयन है। तो होगा क्या कि कुछ अन्य प्लस के स्थान पर Sr+2 आयन आ जाएंगे। कैसे, तो आप कहोगे कि देखो जैसे यहाँ पे अन्य प्लस है तो इस अन्य प्लस को बाहर निकाल दो, ये अन्य प्लस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे एक अन्य प्लस बाहर आ गया, और इसकी जगह पे आप क्या करो, Sr+2 को प्रवेश करवा दो। ये देखो Sr+2 आयन आ गया। यहाँ पे जैसे ही Sr+2 आयन अंदर आएगा तो देखो Sr+2 एक अन्य प्लस के निकलने की वजह से उसकी जगह Sr+2 आया, लेकिन Sr पे +2 का आवेश है। तो बताओ आवेश कौन सा बढ़ गया, धनावेश बढ़ गया ना। तो धनावेश बढ़ गया तो पीछे अन्य प्लस क्या करेगा, अपना आवेश बढ़ा नहीं सकता बचे हुए कि भाई तू जा हम हमारा आवेश बढ़ा लेंगे। क्यों, क्योंकि अन्य की तो परिवर्तनशील संयोजकता होती नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में क्या होगा कि दो अन्य प्लस को बाहर जाना पड़ेगा, दो अन्य प्लस को बाहर जाना पड़ेगा, और दो अन्य प्लस बाहर जब जाएंगे तो जाके इसका आवेश संतुलित होगा। तो यहां पे हम यूं कह सकते हैं अन्य Cl के जालक में दो अन्य प्लस बाहर जाएंगे तो जिससे दो धनायन रिक्तिका उत्पन्न हो जाएगी। उनमें से एक धनायन रिक्तिका में Sr+2 आयन प्रवेश कर जाएगा, जो अकेला ही इनके दो अन्य प्लस के आवेश के जितना है, जिससे एक जगह तो Sr+2 ग्रहण कर लेगा स्थिति को और दूसरी स्थिति रिक्ति रह जाएगी। इस वजह से इसमें अशुद्धि भी आ गई और रिक्तिकाएं उत्पन्न भी हो गई, इसलिए इसे बोलते हैं अशुद्धि दोष। क्लियर है, ये अशुद्धि दोष होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो आई होप मैंने आज आपको जितना बताया उतना आपको समझ में आया होगा। बात समझनी क्या है कि जब अन्य Cl में SrCl2 मिलाया जाता है तो दो अन्य प्लस बाहर निकलते हैं और उसकी जगह से एक Sr+2 आयन उसमें एक जगह आ जाता है, जो अकेला ही दो अन्य प्लस के आवेश के बराबर होता है। इसलिए एक जगह खाली रह जाती है, एक जगह Sr+2 आयन आ जाता है और ये दोष उत्पन्न हो गया। देखो नियमितता नहीं रही, एक जगह खाली भी हो गई, एक जगह देखो एक दूसरा नया आयन भी हो गया, तो दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को क्या बोलते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। बिल्कुल सा वेरी एकदम सिंपल सा ये एक अशुद्धि दोष था जिसको अपन को बात कर दिया। ओके गाइस, चलो ओके।